बेटा हम लोग बात करेंगे पैंक्रियाज की। पैंक्रियाज की बेटा सुनना, पैंक्रियाज के बारे में, पैंक्रियाज इज सेकेंड लार्जेस्ट ग्लैंड ऑफ बॉडी, फर्स्ट लार्जेस्ट है लीवर। बेटा ध्यान देना, अगर पैंक्रियाज के लोकेशन की बात करें तो ये स्टमक के नीचे जो ड्यूडेनम सी शेप है, इसकी बेंडिंग में यहाँ पाए जाते हैं। यहाँ इनकी पैंक्रियाटिक ट्यूब निकली होती है, ऐसे ये लीफ लाइक स्ट्रक्चर पाया जाता है, ठीक। और बेटा इस पैंक्रियाज की जो मेन डक्ट है, जिसे हम लोग कहते हैं पैंक्रियाटिक डक्ट, ये आकर के कॉमन बाइल डक्ट के साथ जुड़ जाती है। ऐसे जुड़ करके बेटा हिपैटो पैंक्रियाटिक डक्ट बनाती है, जो जाकर के ड्यूडेनम में एम्पुल ऑफ वैटर के जरिए खुलती है। एक डक्ट और होती है, यहाँ पे डायरेक्ट जुड़ी होती है, डक्ट ऑफ सेंडोनी। हमें इनके स्ट्रक्चर से अभी लेना देना नहीं है, क्योंकि वो डाइजेशन में पड़ेंगे। यहाँ सिर्फ ये लेना देना है पैंक्रियाज का कि एंडोक्राइन है कि नहीं है, ठीक। बेटा दूसरी बात, पहला क्या था कि सेकंड लार्जेस्ट ग्लैंड है, दूसरा ये बेटा कंपोजिट ग्लैंड है। कैसी ग्लैंड है? कंपोजिट वर्ड मेरा नहीं है, एनसीईआरटी का है। मैं तो बताता हूँ मिक्स्ड ग्लैंड, लेकिन एनसीईआरटी ने लिखा है कंपोजिट, ठीक। दो डिफरेंट नेचर का फ्यूजन है ये, तो कंपोजिट लिख दिया गया। तो कंपोजिट ग्लैंड है, मिक्स्ड ग्लैंड है, हेट्रोक्राइन ग्लैंड है, डिफरेंट सिक्रीशन करती है, एंजाइम का भी करती है, हार्मोन का भी करती है। बेटा अगर इस ग्लैंड को देखें तो कल मैंने बताया था और दोबारा बता रहा हूँ कि इसका 98% पार्ट होता है एक्सोक्राइन। कैसा होता है? एक्सोक्राइन। और यह एक्सोक्राइन पार्ट बना होता है एसिनर सेल्स। किसका बना होता है? एसिनर सेल्स, जो निकालते हैं डाइजेस्टिव जूस या डाइजेस्टिव एंजाइम, डाइजेस्टिव जूस निकालते हैं। अब बेटा जो 2% है, ये होता है एंडोक्राइन। क्या होता है? एंडोक्राइन। और ये एंडोक्राइन पार्ट बना होता है आइलेट्स ऑफ लैंगर हैंस। आइलेट्स ऑफ लैंगर हैंस। आइलेट्स ऑफ लैंगर हैंस में लगभग 2 मिलियन सेल्स होती हैं। कितनी सेल्स होती हैं? 2 मिलियन सेल्स होती हैं। बेटा इस 2 मिलियन सेल्स के बारे में कहा जाता है कि 2 इंपॉर्टेंट सेल्स होती हैं, अल्फा एंड बीटा, बताया जाता है। बट मैं आपको बता दूं टोटल 4 तरह की सेल होती हैं। आपको 2 इंपॉर्टेंट है, मेजर जो काम करती वही बताए जाते हैं, बट टोटल 4 तरह की सेल्स होती हैं। इनमें पहली सेल है अल्फा सेल, जिसे हम ए सेल कहते हैं। सेकंड टाइप है बीटा सेल, जिसे हम बी सेल कहते हैं। थर्ड है डेल्टा सेल, जिसे हम डी सेल कहते हैं। फोर्थ है बेटा पीपी सेल, जिसे हम एफ सेल कहते हैं। और बेटा इनके परसेंटेज की बात करें तो मैं इसको एग्जैक्ट 25 लिख रहा हूँ, जबकि लोग 15 से 25 लिखते हैं। 25%, ये है 65%। इन दोनों को 5-5% कर दो। ये हो गया इसका सेलुलर कॉम्पोजिशन आइलेट्स ऑफ लैंगर हैंस का। अब मैं नहीं बताऊंगा कि अल्फा पेरीफेरल होता है, वो सेंट्रल होता है, इतना डिटेल नहीं जाना है नीट को, ठीक। नीट को हार्मोन पे काम करना है, ये नहीं देखना है कौन पेरीफेरल होता है, कौन सेंट्रल होता है, कौन स्कैटर्ड होता है। लोकेशन नहीं पूछेंगे, ठीक, कि लिखा दूं, नहीं पूछेंगे। तो बेटा ध्यान देना, अब हम पढ़ेंगे इनसे निकलने वाले हार्मोन। ये 2 इसमें मेन सेल्स हैं, क्योंकि ज़्यादा मात्रा में, और इन्हीं से निकलने वाला केमिकल या हार्मोन हमारे मेटाबॉलिज्म को अफेक्ट करता है, ग्लूकोज होम्योस्टैसिस को अफेक्ट करता है। इसलिए इन 2 सेल को हम मेजर मान लेते हैं। बेटा एक बार प्लीज़ आप लोग इसको कॉपी कर लो, फिर हम आगे बढ़ते हैं।
बेटा धैर्य, अब आप भी यहाँ से लिखना शुरू करो। अगर आप एक काम करो, इनसे देख लो कि कितना पढ़ाया गया है, तो शायद आइडिया हो जाए। तुमने बनाया बेटा पूरा नोट्स? दिखा दो। हाँ बेटा, सेकंड और थर्ड वीडियो चल नहीं रहा। सर से बात कर लेना, चल जाएगा। हो गया बेटा सबका? बना लिया? नोट कराएं। कर लिया? चलो बेटा लिखो। पैंक्रियाज इज second largest gland of body. Second largest gland of body. Pancreas is present below the stomach in bend of duodenum. Bend of duodenum. Bend of duodenum. हो गया? लिखो पैंक्रियाज इज composite gland or mixed gland. Is composite gland or mixed gland. Pancreas secretes digestive enzymes
digestive enzymes and hormones both, and hormones both. लिखना 98% part of pancreas is exocrine and comprised of acinar cells. लिखना 2% part is endocrine and contains nearly 2 million islets of Langerhans cells. 2 million islets of Langerhans cells. Langerhans cells लिखना Langerhans islets of Langerhans contains two important type of cells, in large amount, अल्फा एंड बीटा सेल्स. उसी में अमाउंट अल्फा एंड बीटा सेल्स, उन दोनों सेल के नाम तो हैं, लिखना. अब बेटा दो मेजर इंपॉर्टेंट टाइप तो हमने लिखाई दिए. अब ये भी लिखना है कि दो लिटिल अमाउंट में भी सेल्स पाई जाती हैं, क्योंकि होती 4 है, हमें मेंशन करना है, क्योंकि उनका हार्मोन भी मैं लिखाऊंगा, बेशक बुक में ना दिया हो, क्योंकि सवाल बन चुका है, बन भी सकता है. लिखना 2 other type of cells are also found in Langerhans in little amount. देख रहे हो ना 5% है, little amount. named delta cell and PP cell. लिख लिया. अगर बेटा इतना लिख लिया आपने तो आप स्ट्रक्चर लिख लिया. अब हमें जो मेन मुद्दा हमारा है एंडोक्राइन का, वो है हॉर्मोन्स का. ठीक, तो हेडिंग बनाइए हॉर्मोन्स ऑफ पैंक्रियाज. यहाँ से बनेंगे अच्छे सवाल जो बेसिकली एग्ज़ाम के लिए बनेंगे. अभी जो लिखा हमने स्ट्रक्चर, वो तो हॉर्मोन्स कैसे निकलेंगे, कहाँ से निकलेंगे, उनका बेस था. ठीक, हॉर्मोन्स ऑफ पैंक्रियाज. अब आप लोग एक बार पेन रख दीजिए, मेरी पूरी बात सुन लीजिए. बेटा ध्यान देना, सबसे पहला पॉइंट कि यहाँ से जो हार्मोन निकलेंगे वो होंगे पेप्टाइड, पॉलीपेप्टाइड. क्योंकि बेटा ये वाला सवाल अक्सर पूछा जाता है. पिट्यूटरी से निकलने वाले पॉलीपेप्टाइड, पीनियल से निकलने वाला पॉलीपेप्टाइड, थायराइड से निकलने वाला आयोडाइज्ड वाला जो है वो अमीनो एसिड का डेरिवेटिव है थायरोक्सिन, दूसरा पॉलीपेप्टाइड.
पैराथायराइड से निकलने वाला पॉलीपेप्टाइड, थाइमस से निकलने वाला पॉलीपेप्टाइड, एड्रीनल ग्लैंड के कॉर्टेक्स से निकलने वाले सारे के सारे स्टेरॉयड और मेडुला से निकलने वाले कैटेकोलामाइंस। अब आ गई इंसुलिन की बात। रख दो बेटा, साइड में रख दो, कोई दिक्कत की बात नहीं। जो यहाँ से कोई लेकर जाएगा नहीं, कैमरा लगा हुआ है, ठीक। हाँ, और पैंक्रियाज की बात करें तो पैंक्रियाज से जो हार्मोन निकलते हैं सारे के सारे होते हैं पेप्टाइड, मतलब पॉलीपेप्टाइड। आपको याद रखना है, क्योंकि इंसुलिन तो आपको बायोटेक में भी मिलेगा, ठीक, इसलिए याद रखना यहाँ से निकलने वाले हार्मोन क्या है, पॉलीपेप्टाइड। अब कौन कौन से हार्मोन निकलते हैं मोहित? कौन सा पहला हार्मोन हम लिखें? ग्लूकागॉन। क्या लिखेंगे? अभी आप मत लिखो, सुन लो, ग्लूकागॉन। पहला हार्मोन मैं यहाँ लिख रहा हूँ ग्लूकागॉन। ग्लूकागॉन बेटा निकलता है अल्फा सेल से। कहाँ से निकलता है? अल्फा सेल से। यह केमिकली पॉलीपेप्टाइड है, पहले मैं बता चुका हूँ, सारे हार्मोन पॉलीपेप्टाइड है। बेटा इस हार्मोन को जिन्होंने खोजा था वो हैं दो, किम्बल एंड मोरलिन। बट आपके एग्ज़ाम में कम ही आते हैं, बट नाम मैंने बता दिया। दो हैं साइंटिस्ट, किम्बल एंड मोरलिन, जिन्होंने ग्लूकागॉन को आइसोलेट किया, निकाला। अब इनके फंक्शन के बारे में अगर बात करें तो बेटा ग्लूकागॉन आपने लिखा कि अल्फा सेल से निकलेगा, पॉलीपेप्टाइड है। अब सवाल है काम क्या करेगा? एक सीधा सा आंसर होता है जी, ग्लूका नाम है ग्लूकागॉन, ग्लूकोज या कार्बोहाइड्रेट के मेटाबॉलिज्म को मेंटेन करेगा, सही है, या कंसंट्रेशन को रेगुलेट करेगा, कुछ भी बोल दो। मतलब ये कार्बोहाइड्रेट या ग्लूकोज के होम्योस्टेसिस, मेटाबॉलिक होम्योस्टेसिस में पार्टिसिपेट करते हैं, रेगुलेट करते हैं। अब करते कैसे हैं? बढ़ाते हैं कि घटाते हैं? भाई करते तो हैं, लेकिन बढ़ाते हैं घटाते हैं? बेटा ग्लूकागॉन राइज करता है ग्लूकोज लेवल इन ब्लड। ब्लड में ग्लूकोज लेवल बढ़ाता है, ब्लड में ग्लूकोज लेवल बढ़ाता है। कैसे? बाय ग्लाइकोजेनोलाइसिस। ध्यान देना क्या लिखा हुआ है, ग्लाइकोजेनोलाइसिस। ग्लाइकोजन को लाइसिस करके, ग्लाइकोजन इज पॉलीमर ऑफ ग्लूकोज, और ग्लाइकोजन को तोड़ तोड़ के ग्लूकोज निकालता है, ग्लाइकोजेनोलाइसिस करता है और ग्लूकोज लेवल बढ़ गया। इसके अलावा क्या करेगा? सेलुलर अपटेक ऑफ ग्लूकोज को कम कर देगा। ठीक करता है। इससे एक बात पता चली, इसका मेन टारगेट क्या निकला? इसका मेन टारगेट निकला लीवर, एनसीईआरटी साफ साफ लिखा है लीवर, ब्रैकेट में लिखा है हिपैटोसाइट, लिखा है ना। अगर आप एनसीईआरटी पढ़े हो +1 +2 में तो लीवर हिपैटोसाइट। हिपैटोसाइट क्या है? लीवर की सेल। हिपैटो मतलब क्या होता है? लीवर, साइड मतलब सेल। और बेटा लीवर के लिए हिपैटो वर्ड आता है, हिपैरिन, हिपैटिक आता है ना। तो ध्यान रखना, बहुत सारी चीज़ें हमारी टर्मिनोलॉजी से ही होती हैं। तो ये चीज़ें पता चल गई। अब ये ग्लूकोज लेवल बढ़ा रहा है, इसे हम एक नाम और दे सकते हैं, इट इज़ हाइपरग्लाइसेमिक हार्मोन। इट इज़ हाइपरग्लाइसेमिक हार्मोन। ये ग्लूकोज को हाइपर करता है, ब्लड में बढ़ाता है। अगर घटाता तो हम क्या कहते हैं? हाइपोग्लाइसेमिक। ये बढ़ा रहा है तो क्या बोलेंगे? हाइपरग्लाइसेमिक। इतनी बात क्लियर हो गई? चलो इतना लिख ही लेते हैं, ग्लूकागॉन, फिर इंसुलिन पे आते हैं। ठीक, पहला हार्मोन बनाना ग्लूकागॉन। पहला हार्मोन ग्लूकागॉन। लिखो, दिस हार्मोन इज सिक्रीशन ऑफ अल्फा सेल ऑफ पैंक्रियाज। Secretion of alpha cell of pancreas. It is chemically polypeptide. It is chemically polypeptide.
इट इज केमिकली पॉलीपेप्टाइड। लिख, ग्लूकागॉन वॉज आइसोलेटेड बाय किम्बल एंड मुरलिन। किम्बल एंड मुरलिन, ये लिखा हुआ है नाम। हो गया? अब लिखना, ग्लूकागॉन increases glucose level in blood by glycogenolysis in liver cells। अब यहीं से निकल गया रिजल्ट कि इसका मेन टारगेट क्या हो गया, लीवर, अपने आप निकल गया, उसको लिख भी लो फुल स्टॉप लगा के। इट्स टारगेट इज लीवर ब्रैकेट में हिपैटोसाइट्स, लीवर ब्रैकेट में हिपैटोसाइट्स। हो गया बेटा, सबने लिख लिया? लिखना, ग्लूकागॉन इज हाइपरग्लाइसेमिक हार्मोन, हाइपर, ये लिखा है बेटा, हाइपरग्लाइसेमिक हार्मोन। अगर कोई एग्जामिनर पूछ ले हाइपरग्लाइसेमिक हार्मोन क्यों, कहोगे क्योंकि ये बढ़ाता है, क्योंकि ये ग्लूकोज लेवल बढ़ाता है। तभी तो, अगर हाइपर कैल्सेमिक होता तो कैल्शियम बढ़ाता। एक हाइपर कैल्सेमिक का नाम बताओ, मैं पढ़ा चुका हूँ, पैराथायराइड हार्मोन, वो हाइपर कैल्सेमिक होता है, कैल्शियम बढ़ाता है ना हमारे बोन से डिजॉल्व करके, भोजन से एब्जॉर्ब करके। तो बेटा रिलेटेड सवाल, रिलेटेड वर्ड, जैसे आप ब्रेन को खुला रखोगे आपको मिलता रहेगा। ठीक, चलो आगे लिखते हैं। एक बात वो भी मेंशन करा दें क्या कि ग्लूकागॉन क्या कहते हैं, सेलुलर अपटेक ऑफ ग्लूकोज को रिड्यूस करता है। लिखा दें, लिखो, ग्लूकागॉन रिड्यूसेस सेलुलर अपटेक ऑफ ग्लूकोज। सेलुलर अपटेक ऑफ ग्लूकोज। हो गया बेटा, सबने लिख लिया? अद्वैत, अब दूसरा हार्मोन हेडिंग बनाइए, इंसुलिन। बेटा अगर जब इंसुलिन पे सबसे सस्ता सवाल आएगा जिसमें ऑप्शन इंसुलिन देना पड़ेगा तो एग्जामिनर अंकल एक जगह कंफ्यूज करवा सकते हैं। इंसुलिन के बगल में या पहले लिख सकते हैं इनुलिन, INULIN, और जब आप पहली नज़र में पहला ऑप्शन इनुलिन देखेंगे तो आपको लगेगा इंसुलिन है ना, और वही काम इनुलिन की जगह पे इंसुलिन के साथ कर सकते हैं। तो आप ध्यान देना, दोनों में फ़र्क है, समझ गए ना। इनुलिन क्या है, कार्बोहाइड्रेट है, इंसुलिन क्या है, पॉलीपेप्टाइड है, और ये हार्मोन है, वो रिजर्व फूड है। थोड़ा सा सही से पढ़ना पेपर, हाँ, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगा। डिस्कस कर लेते हैं फिर लिखते हैं। इंसुलिन के बारे में बात करें बेटा, तो इंसुलिन निकलता है बीटा सेल्स ऑफ पैंक्रियाज या बीटा सेल्स ऑफ आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस। पॉलीपेप्टाइड, इसमें दो चेन होती है, अल्फा एंड बीटा, ए एंड बी भी लिखते हैं। दोनों चेन जुड़ी होती है बाय डाई
सल्फाइड बॉन्ड किससे जुड़ी होती है? डाई सल्फाइड बॉन्ड से जुड़ी होती है। इतना ज़रूरत नहीं है, फिर भी बता दिया, आगे आएगा ये। डाई सल्फाइड बॉन्ड से जुड़े होते हैं। अब वैसे पढ़ाने तो हम लोग पढ़ा देते हैं, टोटल 51 अमीनो एसिड होते हैं, बट कभी ज़रूरत नहीं पड़ी। बट 51 अमीनो एसिड दोनों मिला के होते हैं, छोड़ो उस बात को। अब सवाल एक करता क्या है बेटा, इंसुलिन रिड्यूसेस या डिक्रीजेस ग्लूकोज लेवल इन ब्लड, ब्लड में ग्लूकोज लेवल कम करता है। कैसे? बाय इंक्रीजिंग यूटिलाइजेशन और कंजप्शन ऑफ ग्लूकोज इनसाइड द सेल। सेल के भीतर ग्लूकोज का कंजप्शन बढ़ा देता है। क्या करेगा? बढ़ा देगा। बाय इंक्रीजिंग, क्या इंक्रीज करेगा? सेलुलर अपटेक ऑफ ग्लूकोज, सेल मेम्ब्रेन की परमेबिलिटी ग्लूकोज के लिए बढ़ा देता है। अब यहाँ दो बातें, मैंने कहा यूटिलाइजेशन और अपटेक दोनों अलग अलग है भाई। अपटेक मतलब है आते जाओ आते जाओ, यूटिलाइजेशन तो बाद में करेंगे ना। अब यूटिलाइजेशन में क्या होगा? यूटिलाइजेशन में पहला काम होगा जो ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में कन्वर्ट करना ना। इसके अलावा जो एक्स्ट्रा बच गया, एक्स्ट्रा बच गया, उसको बाकी मेटाबॉलिक प्रोसेस में ले जाओ, लिपोजेंसिस कर लो। क्या करो? लिपोजेंसिस कर लो। अगर और एनर्जी, हमें एनर्जी के लिए ग्लूकोज आ ही रहा है, एनर्जी ले ही रहे हैं, तो हमें प्रोटीन तोड़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब बात को समझना, जब आपके सेल के अंदर इंसुलिन आ रहा है, इंसुलिन आ रहा है तो क्या करेगा? ग्लूकोज को बढ़ाएगा। इंसुलिन आपकी बॉडी में निकल रहा है तो क्या करेगा? ग्लूकोज को बढ़ाएगा, परमेबिलिटी बढ़ाएगा। सेल के अंदर ग्लूकोज आ गया तो एनर्जी पैदा करेगा, और जो एक्स्ट्रा होगा ग्लाइकोजन के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा। जब आपके घर में कमाई हो रही है, ग्लूकोज आ रहा है, तो आपको फैट और प्रोटीन तोड़ने की जरूरत नहीं है। ठीक है कि नहीं है? नहीं। इतना काम हो गया। ये तो इसका की पॉइंट कि इंसुलिन decrease glucose level in blood by increasing cellular uptake of glucose and utilization of glucose inside the cell like glycogenesis। हो गया। अब यही बात याद रखना है कि ये अपटेक बढ़ाता है, यूटिलाइजेशन बढ़ाता है। यूटिलाइजेशन आएगा, मैं बार बार क्यों बोल रहा हूँ, इसी बात से सवाल बनेंगे। कैसे आगे का सवाल निकलेगा वो बता रहा हूँ मैं। ग्लूकोज आ रहा है तो एनर्जी निकलेगी, ग्लाइकोजन बनेगा, हमारे पास ग्लूकोज है ही है, तो फैट और प्रोटीन तोड़ने की जरूरत नहीं है, और फैट प्रोटीन जो है वो अपना बनता रहेगा, हम उसको डिस्टर्ब नहीं करेंगे। अब जस्ट इमेजिन, इंसुलिन की कमी हो गई, इंसुलिन की कमी हो गई, इंसुलिन की कमी हो गई तो जो ब्लड में ग्लूकोज था अब सेल में नहीं आएगा, सेलुलर अपटेक कम हो जाएगा। अब जब सेलुलर अपटेक कम हो गया, इनकम कम होगी, ग्लूकोज कम आया, तो हम एनर्जी भी नहीं पैदा कर पाएंगे, ग्लाइकोजन भी नहीं बना पाएंगे। अब हमें क्या चाहिए? एनर्जी चाहिए। तो एनर्जी के लिए हम क्या करेंगे? जो घर में है फैट और प्रोटीन, उसको तोड़ेंगे। फैट और प्रोटीन को तोड़ेंगे। मतलब जब इंसुलिन कम होगा सेल की, हमारी बॉडी में, तो सेल में ग्लूकोज जाएगा नहीं, तो वहाँ पे दो घटनाएं घटेंगी, प्रोटियोलाइसिस एंड लिपोलाइसिस। ये तो सेल में हो गई। सेल के बाहर क्या घटेगी? ब्लड में, ब्लड में ग्लूकोज लेवल बढ़ता जाएगा, क्योंकि अब सेल में नहीं जा रहा है, बढ़ता जाएगा बढ़ता जाएगा बढ़ता जाएगा बढ़ता जाएगा बढ़ता जाएगा। और जब ग्लूकोज लेवल, अब एक वैल्यू बताने चल रहा हूँ, हमारे ब्लड में 180 मिलीग्राम पर 100 ml ऑफ ब्लड से ज़्यादा हो जाए तो फिल्ट्रेट से किडनी एब्जॉर्ब भी नहीं करती, बिकॉज 180 मिलीग्राम पर 100 ml ग्लूकोज पर 100 ml क्या होता है? रीनल थ्रेशोल्ड वैल्यू ऑफ ग्लूकोज। इसके ऊपर होने पर कम करता है, जो फिल्ट्रेट में आया निकल के जाएगा। मतलब अब ग्लूकोज जो है यूरिन के सहारे बाहर निकलेगा, यूरिन के सहारे बाहर निकलेगा। यूरिन के सहारे ग्लूकोज बाहर निकलने की घटना को क्या कहते हैं? ग्लूकोज साथ यूरिया, ग्लाइकोसूरिया। किसने बोला था? हाँ, ग्लाइकोसूरिया। एंड दिस ग्लाइकोसूरिया लीड्स डायबिटीज मेलाइटस।
अब क्या है डायबिटीज मेलाइटिस वो भी बताऊंगा, पहुंचूंगा वहां तक कैसे नाम पड़ा। बेटा ध्यान देना, वैसे मैं एक बार बता चुका हूं एडीएच पढ़ाते समय, बेटा ध्यान देना। अब कहा जाता है कि एक्स्ट्रा बाहर निकलने लगेगा। अब इंसुलिन धीरे धीरे आपका डिस्टर्ब हो गया, कम हो गया, तो अब ये चीज़ क्या होगी, अब ज़्यादा ग्लूकोज आपकी बॉडी मानने लगा, अब वो एब्जॉर्ब होकर सेल में जा नहीं रहा है, तो उसको बाहर निकालना है। बेटा ग्लूकोज क्रिस्टल के फॉर्म में बाहर तो निकलेगा नहीं, निकलेगा सोल्यूशन के फॉर्म में। अब ज़्यादा से ज़्यादा ग्लूकोज निकालने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा यूरिन निकालना है, तो उसके लिए बेटा ज़्यादा से ज़्यादा पानी चाहिए। ज़्यादा यूरिन ज़्यादा पानी, दो वर्ड है, समझना इस बात को। वैसे नॉर्मली हम एक एडल्ट ह्यूमन नॉर्मल पर डे 1 से 1.5 लीटर यूरिन बनाते हैं और निकालते हैं। अब ज़्यादा यूरिन निकालना पड़ेगा, ज़्यादा ग्लूकोज पास करने के लिए ज़्यादा पानी पास करना पड़ेगा, दो ही लॉजिक बात है। तो यूरिन 1 से 1.5 लीटर था, अब ज़्यादा हो गया, ओवरफ्लो हो गया। ओवरफ्लो के लिए वर्ड आता है डायबिटीज। बात को समझना, ओवरफ्लो के लिए कौन सा वर्ड आया, डायबिटीज। हो गया, उस ओवरफ्लो में ग्लूकोज आ रहा है, ग्लूकोज आ रहा है मतलब वो मीठा है, मीठा के लिए आ गया शहद, मेलाइटस। शहद हनी से वर्ड आया है मेलाइटस, तो इसका नाम हो गया डायबिटीज मेलाइटस। अगर यही इंसुलिन के बजाय एडीएच हार्मोन की कमी होती तो ग्लूकोज ना आता, केवल पानी आता, तो ओवरफ्लो फीका हो जाता, तो हम कहते हैं डायबिटीज इंसिपिडस। यहाँ ओवरफ्लो मीठा है, तो हम क्या कहेंगे, डायबिटीज मेलाइटस। अब सवाल है कि अभी आपने बोला यूरिन ज़्यादा, चलो ठीक है डायबिटीज मेलाइटिस, आपने कहा पानी ज़्यादा, इसका मतलब क्या है? इसका भी मतलब है बेटा, आप पानी ज़्यादा से ज़्यादा निकाल रहे हो तो प्यास तो लगेगी, बॉडी डिहाइड्रेट हो रही ना। तो बेटा डायबिटीज मेलाइटिस में पॉलीयूरिया होता है, लेकिन पानी कमी से पॉलीडिप्सिया भी होता है, प्यास भी लगती है। क्या होगा, पॉलीडिप्सिया, पॉलीयूरिया पॉलीडिप्सिया। ये तो हो गई ब्लड वाली बात। अभी हम सेल में क्या बोले थे, लिपोलाइसिस और प्रोटियोलाइसिस होगा। अब बात को समझना, लिपोलाइसिस होगा, कीटोन बॉडी बनेगी। क्या बनेगी, कीटोन बॉडी। आपके इंसाइडिंग साइड मेंशन कर रखा है, कीटोन बॉडी बनेगी, और वो कीटोन बॉडी यूरिया की सहायता से निकलेगी, यूरिन की सहायता से निकलेगी। हम क्या कहेंगे, कीटोन यूरिया। क्या कहेंगे, कीटोन यूरिया। वो निकालना मजबूरी है, क्योंकि हमारे लिए इम्पेयर्ड है, फायदेमंद नहीं, नुकसानदेह है। अगली चीज प्रोटियोलाइसिस का है। अरे भैया जब प्रोटियोलाइसिस होगा, प्रोटीन बॉडी में बचेगा ही नहीं, तो हमारा वेट गिरेगा, एंटीबॉडी नहीं बनेगी, इम्यूनिटी कमजोर हो जाएगी, वाउंड हीलिंग डिले कर जाएगा। देखो डायबिटीज के केस में घाव वाव कम भरता है, पता है ना, तो उसका रीजन यही प्रोटियोलाइसिस हो रहा है, वेट लॉस हो रहा है। अब समझ में आई ये सारी चीजें कैसे होती है। अब थोड़ा सा एक बात और है, यहां तो आपको यही बताया गया जो अभी तक मैंने बोला कि इंसुलिन कम हो गया। कम हो गया मतलब पहले ठीक ठीक था, काम कर रहा था, अचानक आपकी जिंदगी में ऐसा तूफान आया कि इंसुलिन कम हो गया। सही है ना? क्या ऐसा भी हो सकता है कि इंसुलिन प्रॉपर निकल रहा है लेकिन काम ही नहीं कर रहा है? तो फर्क, रिजल्ट तो वही आएगा ना। आपके पास पीने के लिए पानी ना हो, या फिर पानी है लेकिन गंदा है, पी नहीं सकते, बात तो बराबर है, दोनों मां प्यासे हो। सही है ना? इंसुलिन निकल ही नहीं रहा है तो भी डायबिटीज मेलाइटिस, इंसुलिन निकल रहा है फंक्शनल नहीं है तो भी डायबिटीज मेलाइटिस। लेकिन दोनों में फर्क क्या है? पहले केस में डायरेक्ट कंसंट्रेशन पे डिपेंड कर रहा है, ये हो गया इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज मेलाइटिस। कम कर दोगे कम हो गया, ज़्यादा कर दोगे सही हो गया, इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज मेलाइटिस। दूसरे में है लेकिन काम नहीं कर रहा है, कितना भी सिक्रीशन बढ़ा दो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, नॉन इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज मेलाइटिस। इंसुलिन पे कोई डिपेंडेंसी नहीं है। अब एग्जामिनर अंकल पूछ सकते हैं क्या इंसुलिन इनहेरिटेबल होता है? आप कहोगे हाँ अंकल जी होता है। क्यों? क्योंकि जो नॉन इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज मेलाइटिस है वो काम नहीं कर रहा है, मतलब उसके पॉलीपेप्टाइड चेन में प्रॉब्लम है, अमीनो एसिड के सीक्वेंस में प्रॉब्लम है, मतलब उसके एमआरएनए में प्रॉब्लम है। अगर एमआरएनए में प्रॉब्लम तभी आएगा जब डीएनए में प्रॉब्लम होगा, और डीएनए में प्रॉब्लम है मतलब जीन में प्रॉब्लम है, और जीन में प्रॉब्लम है बेटा इनहेरिटेबल तो होगा ही होगा। मतलब डायबिटीज मेलाइटिस इनहेरिटेबल भी है, लेकिन कौन वाला? नॉन इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज मेलाइटिस।
अब दोनों का ट्रीटमेंट कॉमन है, जो एनसीईआरटी ने सबसे लास्ट लाइन में लिखा है, डायबिटीज मेलाइटिस ट्रीटेड बाय इंसुलिन थेरेपी। अब बताओ, जीन थेरेपी, फिजियोथेरेपी, रेडियोथेरेपी, इंसुलिन थेरेपी। क्या इंसुलिन थेरेपी? इंसुलिन थेरेपी में हम इंसान को इंसुलिन प्रोवाइड करते हैं, सही है ना? तो अब बेटा आप लोगों से मेरा एक सवाल है, एक कोई एक्स नाम का पेशेंट है, उसको डायबिटीज़ मेलाइटिस है। अगर एक डॉक्टर साहब हैं, उन्होंने उन्हें डायबिटीज़ के लिए, जिसको आंसर है सिर्फ हाथ उठा सकता है, ट्रीटमेंट के लिए इंसुलिन की टेबलेट पकड़ा दी, क्या उनका ट्रीटमेंट सही डायरेक्शन में है कि नहीं? बस इतना बताना है, नहीं है। क्यों? क्योंकि वो इंसुलिन जो है प्रोटीन का चेन है, वो डाइजेस्ट हो जाएगा। तो करना क्या चाहिए हमें? इंजेक्शन देना चाहिए, इंजेक्शन देना चाहिए। इस पे भी सवाल है हमारे पास। कहां? इंट्रावेनस, ब्लड में लगा दे? क्यों? ब्लड में हार्मोन तो ब्लड से ट्रांसपोर्ट होता है ना। ब्लड में गलती मत करना बेटा लगाने की। इसे लगाना है सबक्यूटेनियस, स्किन के नीचे। सबक्यूटेनियस लगाओगे, ये क्या करेगा? ईसीएफ की सहायता से धीरे धीरे रिस के ब्लड में जाएगा और बॉडी में काम करेगा। अगर आप इंट्रावेनस लगाते हैं तो पूरा का पूरा हार्मोन कहाँ पहुँच गया? ब्लड में। रैपिडली ग्लूकोज क्या करेगा? सारा का सारा ड्रेन आउट करके सेल में डाल देगा और ब्लड का ग्लूकोज लेवल गिरते ही हाइपोथैलेमस हमारा एक्साइट हो जाएगा। मे भी ग्लूकोज शॉक लग सकता है, इंसुलिन शॉक लग सकता है, अचानक गिरेगा ना। ध्यान देना इस बात को। अब सवाल है, जो इंसुलिन हम लगाते हैं, इंजेक्शन देते हैं सबक्यूटेनियस, वो लाते कहाँ से हैं? पहले तो लाते थे हम लोग कुत्ते से। किससे? कुत्ते से, कैटल से, स्लॉटर हाउस से। लेकिन काम नहीं बना, ज़्यादा सूट नहीं किया। फिर एक जानवर मिला जो बिल्कुल क्लोज होता है, वो सूट किया, सूअर का। और हमारे एवोल्यूशन में कहा जाता है जो जितने क्लोज होते हैं उसका केमिकल, उसका ऑर्गन उतना ज़्यादा सूट करता है। तो सूअर का इंसुलिन सूट कर गया इंसानों को। समझ रहे हो ना कितनी नज़दीकी रिश्तेदारी होगी? पहली चीज़ ये तो बायोलॉजिकल इवोल्यूशन में बेटा, वो भी मैमल है, हम भी मैमल हैं। अब उसके कर्म अलग है, हमारे कर्म अलग है, फ़र्क इतना है। अब सवाल है, क्या हम इतना सूअर मारते हैं? नहीं, हमने ये वाला काम बंद कर दिया। हमारी साइंस ने बायोटेक्नोलॉजी, डीएनए रिकॉम्बिनेशन टेक्नोलॉजी के इंट्रोडक्शन के बाद हम तो सयाने हो गए, हर एक चीज़ बनाने लगे। तो यूएस बेस्ड कंपनी इली लिली, नाम सुने? इली लिली ने क्या किया, हमारी बॉडी से इंसुलिन बनाने वाले जीन को निकाला। जीन को निकाला, उसका जो अल्फा और बीटा चेन बनता है, उसके जीन को निकाल के अलग अलग बैक्टीरिया में डाला, वहाँ से कॉपी करा करके प्रोटीन निकाला, लैब में ले जाके डाइसल्फाइड बॉन्ड से जोड़ दिया और ह्यूमिलिन के नाम से इंजेक्शन बना बना के बेचना शुरू कर दिया। हो गया ना ह्यूमन वेलफेयर में काम। पेटेंट का पेटेंट, पैसा का पैसा। इसलिए मैं कहता हूँ आप ईमानदारी से अपना काम करो, इज्जत और पैसा दोनों मिलेगा। हाँ, कुछ लोग हैं बेवजह आपको कुछ बोल दें, वो अलग बात है, ठीक, लेकिन काम करो, मिलेगा। पढ़े लिखे, लिख ले, समझ में आ गया? झलक पलक, तुम लोग नाम और शक्ल दोनों से बहने लग रही हो। ठीक, ऐसा तो है नहीं रिश्तेदारी में कहीं हो दोनों, नहीं। कुछ दिन पढ़ो, शायद निकली है रिश्तेदारी। ठीक, चलो पढ़ते हैं। क्या लिखे थे बेटा? सिर्फ हेडिंग बनाए थे, लिखो। इंसुलिन इज सिक्रीशन ऑफ बीटा सेल्स, बीटा सेल्स। इट इज केमिकली पॉलीपेप्टाइड, या इट इज पॉलीपेप्टाइड लिख लो सीधे। केमिकली क्या लिखोगे, वो तो पता ही है केमिकली। इट इज पॉलीपेप्टाइड। इसमें कौन से साइंटिस्ट हैं आइसोलेशन में? बैंटिंग एंड बेस्ट, नाम सुने? सुना होगा बेटा, याद नहीं है आपको, अलग है, लिख लो। आइसोलेटेड बाय बैंटिंग, BANTING, बैंटिंग एंड बेस्ट, BEST। याद है सेंगर साहब का नाम?
उन्होंने स्ट्रक्चर डेवलप करने में रोल किया था। वो तो आपको मॉलिकुलर बायोलॉजी में मिलेंगे सेंगर साहब, जो रिवर्स अमीनो एसिड से mRNA बनाने वाले, वही तो हैं एफ सेंगर। कहाँ थे? आइसोलेटेड बाय बेंटिंग एंड बेस्ट। हो गया, आगे लिखना। इंसुलिन एक्ट्स ऑन, मतलब इसके टारगेट की बात कर रहा हूं। एनसीईआरटी ने 2 टारगेट लिखा है, लीवर एंड एडिपोसाइट्स। लिखा है? नहीं लिखा है? लिखा होगा, लिखा है ना, लीवर एंड एडिपोसाइट्स। एडिपोसाइट के ब्रैकेट में लिखना फैट टिश्यू, जो बेटा फैट स्टोर करते हैं, एडिपोसाइट्स। बेटा साइट सेल के लिए CYTE आता है, जब SIT लिखते हैं साइट मतलब जगह होती है। एडिपोसाइट मतलब सेल, फैट सेल, एडिपोसाइट्स। आगे लिखना, इंसुलिन increases cellular uptake of glucose and utilization of glucose so it decreases glucose level in blood. Now it is called as अब बताओ क्या नाम दूं, हाइपरग्लाइसेमिक कि हाइपोग्लाइसेमिक? हाइपोग्लाइसेमिक हार्मोन, हाइपोग्लाइसेमिक हार्मोन। ग्लूकागॉन कैसा था? हाइपर। स्टार बना के लिखो, स्टार बनाओ। अच्छा, स्टार पे जाने के पहले एक बार एग्जामिनर के दृष्टिकोण से सोच ले। एग्जामिनर अगर आपसे पूछ ले कि सिमिलरिटी ऑफ इंसुलिन एंड ग्लूकागॉन, तो कई सिमिलरिटी है। बोथ आर सिक्रीशन ऑफ पैंक्रियाज, बोथ आर पॉलीपेप्टाइड, दोनों का टारगेट लीवर है। डिसिमिलरिटी क्या है? वो हाइपर है और वो हाइपो है, वो अपटेक बढ़ाता है, वो घटाता है। हाँ लिखना, लिखो, आगे लिखते हैं हम लोग स्टार पॉइंट बना के। इंसुलिन एंड ग्लूकागॉन आर insulin and glucagon are antagonistic, ANTAGONASTIC, एंटागोनिस्टिक मतलब विरोधाभास, एंटागोनिस्टिक हॉर्मोन्स, एंटागोनिस्टिक हॉर्मोन्स। हो गया, चलो आगे लिखते हैं, लाइन चेंज करके स्टार पॉइंट्स बाहर आ जाओ। अभी आपने देखा सेलुलर अपटेक बढ़ाएगा, यूटिलाइजेशन बढ़ाएगा। यूटिलाइजेशन बढ़ाएगा तो आगे लिख ही लेते हैं, क्या करता है लिखना। इंसुलिन इंक्रीजेस ग्लाइकोजेनेसिस, लाइपोजेनेसिस, LIPOGE। बेटा तुमने ग्लाइकोजेनेसिस सही लिखा था, फिर लाइपोजेनेसिस अलग से लिखना था, तुमने ग्लाइकोजेनेसिस काट लिया। ग्लाइकोजेनेसिस कॉमा लाइपोजेनेसिस एंड प्रोटीन सिंथेसिस, LIPO, लिपोजेनेसिस एंड प्रोटीन सिंथेसिस इन सेल। हो गया, चलो काम लिख लिया। अब लिखते हैं कि इसकी कमी से क्या होगा। अच्छा, कमी पे जाने के पहले एक स्टार पॉइंट लिखना, और लिखना होम्योस्टेसिस ऑफ ग्लूकोज
लिखो, होम्योस्टैसिस ऑफ ग्लूकोज मतलब रेगुलेशन, कांस्टेंट बनाना, होम्योस्टैसिस ऑफ ग्लूकोज इन आवर बॉडी is regulated by glucagon and insulin. ग्लूकागॉन एंड इंसुलिन, ग्लूकागॉन और इंसुलिन दोनों मिल करके क्या करते हैं, इसको रेगुलेट करते हैं। हो गया, ये लाइन ज़रूरी थी क्योंकि ऑप्शन आ गया ना, ग्लूकागॉन इंसुलिन कलेक्टिवली बोथ, तो आप सोचो कि ग्लूकोज पे काम तो दोनों करते हैं, तो आप कंफ्यूज हो गए, कहोगे नहीं बढ़ाना फ़ायदेमंद है घटाना फ़ायदेमंद है, तो इसलिए मेंशन करा दिया। कांस्टेंट बनाने में अगर एक बढ़ रहा है, अगर ज़्यादा बढ़ गया तो कम भी तो करना है, कम हो रहा है तो बढ़ाना भी तो है, तो कलेक्टिवली ये होम्योस्टैसिस को मेंटेन किया। और एनसीईआरटी ने भी लिखा है शायद इसे, ठीक, आप पढ़ लेना घर जाके, मिल जाएगा। आगे बढ़ते, लिखना, हाइपोसिक्रीशन ऑफ इंसुलिन, लाइन चेंज करके, हाइपोसिक्रीशन ऑफ इंसुलिन और नॉन फंक्शनल इंसुलिन सिक्रीशन, या नॉन फंक्शनल इंसुलिन इतने लिखो, नॉन फंक्शनल इंसुलिन नॉन फंक्शनल इंसुलिन कॉजेस, डायरेक्ट बीमारी का नाम लिखा रहा हूं मैं, कॉजेस डायबिटीज़ मेलाइटस। क्या कॉज करता है, डायबिटीज़ मेलाइटस, डायबिटीज़ मेलाइटस। मैंने आपको समझा दिया था प्रोसेस क्या होगा, पहले ग्लाइकोसूरिया होगा, धीरे धीरे वो मेलाइटस में चेंज होगा, तो बीमारी कौन सी हो जाएगी, डायबिटीज़ मेलाइटस। लिखना, इन डायबिटीज़ मेलाइटस ग्लूकोज पास विथ यूरिन, it leads या causes polyuria and polydipsia, polyuria and polydipsia, polyuria and polydipsia, DIPSIA, polydipsia मतलब बार बार प्यास लगना, ब्रैकेट में लिख सकते हो, प्यास, थर्स्ट, polydipsia। हो गया, ये तो हो गया जो आपको दिख रहा है, अभी जो अंदर हो रहा है उसे भी लिखते हैं। लिखना, इन डायबिटीज मेलाइटस कीटोन बॉडीज डेवलप्ड बाय लिपोलाइसिस, बेटा ऊपर मैंने लिपोजेंसिस लिखा था, लिपोलाइसिस लिखा था, जेंसिस ना, ठीक है, हम कहाँ थे, बाय लिपोलाइसिस, सो कीटोन्यूरिया अपीयर, कीटोन्यूरिया फाउंड। कीटोन्यूरिया जानते हो ना क्या होता है, यूरिन के साथ कीटोन बॉडी को पास होना, पॉइजनस होती है, निकल जाती है, कीटोन्यूरिया, न्यूरिया NURI है, कीटोन्यूरिया फाउंड। हो गया, आगे लिखते हैं, वाउंड हीलिंग, क्या हो गया साहिल, क्या छूटा बताओ, कुछ छूट गया नहीं, लिखो, वाउंड हीलिंग, घाव भरना, डिलेड, कॉमा, वेट लॉस, वेट लॉस
occur due to प्रोटियोलाइसिस, क्योंकि प्रोटीन अब टूटेगा, बनेगा नहीं, प्रोटियोलाइसिस, PROTEOLYSIS, प्रोटियोलाइसिस। हो गया। अब आपको वो वाली बात बता दें, अगर सिक्रीशन की वजह से है तो हम कहते हैं IDDM, अगर नॉन फंक्शनल इंसुलिन की वजह से क्या बोलेंगे, NIDDM। लिख दें, लिखो। If diabetes mellitus is due to low secretion of insulin then called as IDDM, insulin dependent diabetes mellitus। लिखो, लिख लिया, IDDM, insulin dependent diabetes mellitus। डिपेंडेंस नहीं, डिपेंडेंट, डिपेंडेंट डायबिटीज मेलाइटिस। आगे लिखना, डायबिटीज मेलाइटिस कॉजेज बाय नॉन फंक्शनल इंसुलिन, डायबिटीज मेलाइटिस कॉजेज बाय नॉन फंक्शनल इंसुलिन is called as NIDDM, नॉन इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज मेलाइटिस, नॉन इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज मेलाइटिस। इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज मेलाइटिस। लिखना, NIDDM is inheritable, NIDDM is inheritable। अगर आपसे मैं पूछूं डायबिटीज़ का सबसे पहला पेशेंट कहाँ मिला था, पता है? कनाडा में, वो भी 14 साल का बच्चा था, 14 साल की उम्र का पेशेंट मिला था डायबिटीज़ का, जो पहला था। अब एग्ज़ाम का नहीं, इसलिए लिखेंगे नहीं हम लोग, उसका नाम थॉम्सन था, थॉम्सन नहीं, थॉम्पसन। ठीक, चलो इतना कर लिया। अब एक बात मुझे आपको बताना है, क्लियर। ये सवाल कभी न कभी कहीं न कहीं पूछा जाता है, बेटा आपको बता दें, पहले लिख लो, आगे लिखो। इंसुलिन डायबिटीज मेलाइटस इज ट्रीटेड बाय या क्योर्ड बाय इंसुलिन थेरेपी, इंसुलिन थेरेपी। इंसुलिन थेरेपी, we inject insulin subcutaneous in body, subcutaneous in body, subcutaneous in body। हो गया, in body। अगर आपसे कोई पूछे इंट्रावेनस क्यों नहीं देते तो शॉक लग सकता है, टेबलेट क्यों नहीं देते, क्योंकि डाइजेस्ट हो जाता है, लिखाने की ज़रूरत नहीं है ना। हाँ, अब मुझे जो बताना था कि लिखना, फर्स्ट आर्टिफिशियल इंसुलिन was developed by Eli Lilly, ELILILY, Eli Lilly, with the help of DNA recombination technology,
इली लिली विद द हेल्प ऑफ DNA रिकॉम्बिनेशन टेक्नोलॉजी। हो गया, लिख लिया बेटा। अब कुछ थोड़ा सा एक्स्ट्रा मैं बताने चलो इंसुलिन के बारे में। अब सुन लेना इधर सारे बच्चे, इधर देखना बेटा। आपको मैंने बताया था कि इंसुलिन में 2 चेन होती है, अल्फ़ा बीटा, दोनों मिला के 51 अमीनो एसिड्स होते हैं। दोनों चेन्स के बीच में डाइसल्फाइड बॉन्ड होता है। और बेटा कहीं ना कहीं तो लिखे हैं, कहीं ना कहीं सवाल आता है, 51 तो नहीं आता लेकिन डाइसल्फाइड बॉन्ड आता है। लेकिन आपको एक बात बताना है, जब आप पढ़ते हो तो आप कहते हो कि ये अल्फ़ा चेन है, ये बीटा चेन है, ये दोनों एक सी पेप्टाइड से जुड़ी होती हैं। अल्फ़ा बीटा सी पेप्टाइड, आप यही कहते हो। फिर कहते हो कि बायोटेक्नोलॉजी के दौरान हम अल्फ़ा को अलग से बनाते हैं, बीटा को अलग से बनाते हैं, इनके बीच हम डाइसल्फाइड बॉन्ड जोड़ते हैं। चलो ठीक, ये बात मैंने आपकी मान भी लिया और इसमें गलत भी नहीं है। लेकिन सवाल एग्जामिनर का ये है, हमारा ये है, ये तो बायोटेक्नोलॉजी के केस में आप कर रहे हो, अल्फ़ा वाला जीन निकाल लिया, पार्ट निकाल लिया DNA का, बीटा वाला निकाल लिया। लेकिन आपकी बॉडी में ये जो इमेच्योर इंसुलिन है वो मैच्योर इंसुलिन में कैसे कन्वर्ट होता है और कहाँ कन्वर्ट होता है? हाँ, एब्सेंट होता है बेटा, डाइसल्फाइड बॉन्ड बन जाता है। कहाँ होता है हमारी बॉडी में? अब कहोगे पैंक्रियाज में ही होता है। पैंक्रियाज में ही होता है, बीटा सेल में ही होता है। सेल के किस ऑर्गेनली में, किस पार्ट में होता है? कुछ बोल रहे हो बेटा, बोलो। हैं? अच्छा, ऐसे ही मन में आवाज़ निकल रही है, भूत पकड़ लिया है। चलो बताओ बेटा, ये वाली बात तो आपको पता है लेकिन वो वाली बात नहीं पता है। आपको बता देता हूँ, इसके पूरे बनने की प्रोसेस हमारी बॉडी में। आप इसको जानते हो? GERL, गर्ल, जानते हो? गोल्गी बॉडी, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और लाइसोसोम। बेटा ध्यान देना, ये सेल है, ये न्यूक्लियस है, जहाँ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, यहाँ गोल्गी बॉडी है। हो गया बेटा? सुनना, यहाँ राइबोसोम होते हैं, ये RER होता है। बेटा राइबोसोम तो यहाँ भी बिखरे होते हैं। आपको राइबोसोम क्लास में मैं बताऊंगा। इन राइबोसोम से जो बनेगा वो सेल में रहेगा और इन राइबोसोम से जो बनेगा वो एंजाइम, हार्मोन, एंटीबॉडी इस रूप में बाहर जाएगा, सिक्रेटरी प्रोटीन बनेगा। अब बीटा सेल वाला जो यहाँ है वो क्या करेगा? वो बनाएगा इंसुलिन, इमेच्योर इंसुलिन, प्रो इंसुलिन बनाएगा। अब ये प्रो इंसुलिन आ जाएगा यहाँ पे। यहाँ पे क्या होगा? सी पेप्टाइड निकाला जाएगा, अल्फा बीटा के बीच डाइसल्फाइड बॉन्ड बनेगा, फिर यहाँ पे पैकेट बना के बाहर आएगा, सिक्रीट होके बाहर निकल जाएगा। दोबारा बता देते हैं बेटा, इधर देखो। राइबोसोम का काम क्या है? प्रोटीन बनाना। ठीक, जो साइटोप्लाज्म में राइबोसोम है वो जो प्रोटीन बनाएगा हमारे सेल में यूटिलाइज होगा, ग्लाइकोलाइसिस इधर उधर में। लेकिन जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पे राइबोसोम है वो जो प्रोटीन बनाएगा वो जाएगा एक्सपोर्ट आइटम है, वो चाहे डाइजेस्टिव एंजाइम के रूप में जाए, चाहे हार्मोन के रूप में जाए, चाहे एंटीबॉडी के रूप में जाए, डिपेंड करता है किस सेल में बन रहा है। लिम्फोसाइट में बनेगा तो एंटीबॉडी कहा जाएगा, स्टमक इंटेस्टाइन में बनेगा डाइजेस्टिव एंजाइम कहा जाएगा, बीटा सेल और पैंक्रियाज में बनेगा तो इंसुलिन बनेगा, अल्फा सेल में बनेगा तो ग्लूकागोन बनेगा। तो बेटा हम यहाँ पर इंसुलिन पढ़ रहे हैं। इस प्रोटीन के ऊपर एक लंबा सा ऐसे चेन बनता है, यहाँ अल्फा है, यहाँ बीटा है, बीच में सी पेप्टाइड है। वो तो हम लोगों को डिज़ाइन दिखा दी, क्या वहाँ पे ऐसे सी बन के आता है क्या? DNA में ATGC लिखा रहता है, कुछ नहीं लिखा रहता, वो तो हमारे ने नाम दिया है। तो यहाँ पे क्या होता है बेटा, ये प्रोटीन पास करके यहाँ आ जाएगा गोल्गी बॉडी में। गोल्गी बॉडी में सी पेप्टाइड निकाला जाएगा, अल्फा बीटा के बीच बॉन्ड बनाया जाएगा और यहाँ सिक्रीट किया जाएगा। PMT का फेमस सवाल, इंपॉर्टेंट फंक्शन ऑफ गोल्गी बॉडी, पैकेजिंग एंड सिक्रीशन। पहला फंक्शन मैं लिखाता हूँ, पैकेजिंग एंड सिक्रीशन। तो ये पैकेज करके सिक्रीट कर दिया। तो मतलब इसका जो मैच्योरेशन होता है एक्चुअल में नेचुरली वो कहाँ होता है? गोल्गी बॉडी में। लैब में हम क्या करते हैं, इसको हम मैनुअली तोड़ करके, कट करके, रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस की सहायता से अल्फा और बीटा वाले चेन को बैक्टीरिया में डाल के ई कोलाई में प्रोडक्ट लेकर के लैब में बॉन्ड बना देते हैं। चलो लिखना, यहाँ पे लिखना, थोड़ा सा एक बात लिखना। इंसुलिन
contains 51 amino acids in 2 chains अल्फा एंड बीटा, दोनों के मिला के होता है 51 इन अल्फा एंड बीटा. both chains are held together by disulfide bond. एक लास्ट पॉइंट लिखाऊंगा बेटा, आपने नाम सुना है एलॉक्जन. एलॉक्जन और सुना है कोबाल्ट क्लोराइड. कोबाल्ट क्लोराइड नाम सुना है बेटा, हमारे साइंटिस्ट यूज करते हैं जब फंक्शन जानना होता है, जब ग्लूकोज इम्बैलेंस हो, ज़्यादा सीरियस मामला हो, तो जानना चाहते हैं किसकी वजह से हो रहा है. एलॉक्जन एक्चुअल में ब्लॉक कर देता है बीटा सेल को, कोबाल्ट क्लोराइड ब्लॉक कर देता है अल्फा सेल को. तो अगर हम एक को ब्लॉक कर देंगे तब हमें पता चलेगा दूसरा प्रॉपर काम कर रहा है कि नहीं. इस बात को लिखना. साइंटिस्ट यूज एलॉक्जन to block beta cell and cobalt chloride to block alpha cell. हो गया. अब बेटा इस ग्लैंड में 2 हार्मोन और है, उसको भी लिखते हैं. एक एक लाइन के हार्मोन है, काम आ जाएंगे. चलो अगला हार्मोन लिखना. सोमैटोस्टैटिन. secrete from delta cell. Secrete from delta cell. It inhibits secretion of insulin and glucagon. Secretion of insulin and glucagon. लिख लिया. एक पॉइंट इसमें और लिखना. सोमैटोस्टैटिन is similar to growth inhibitory peptides. Somatostatin is similar to growth inhibitory peptides secreted from hypothalamus and digestive canal. Hypothalamus and digestive canal. हो गया. एक लास्ट 4th पैंक्रियाटिक पॉलीपेप्टाइड. इसका नाम ही पॉलीपेप्टाइड है. सिक्रीट फ्रॉम एफ सेल. पीपी सेल जो था बेटा, एफ सेल. It inhibits secretion of digestive enzymes from pancreas. Inhibits secretion of digestive enzymes from pancreas. बेटा आज के लिए बस इतना.